कल की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में से हमने थोड़ी सी घटनाओं को पढ़ लिया था, तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं अपन जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत होती कहां से है? यानी ऐसा जो हमारा इतिहास लिखा गया है उसमें ज्यादातर अंग्रेजों का हाथ है। तो अंग्रेजों ने जो इतिहास को लिखा तो उन्होंने जैसे भारत में वो आते हैं तो वो ये मानते हैं कि हम जब जैसे भारत में आते हैं तो वहां से नया भारत शुरू होता है, उससे पहले पुराना भारत चल रहा होता है। तो 1750 के बाद से जो कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी जिनमें अंग्रेजों का डायरेक्ट प्रभाव था। उससे पहले क्या होता था, भारत में यहाँ पे जो मुगल राजा थे ताकतवर हुआ करते थे, तो अंग्रेज उतने पराक्रमी नहीं बने। लेकिन जैसे उनको लगा कि अब राजा ताकतवर नहीं है तो इसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो 1750 के बाद आगे का जो इतिहास है वो सारा का सारा आधुनिक भारत में आता है। 1750 से लेकर आज तक का जो भारत है वो आधुनिक भारत में है, लेकिन इतिहास में जो सवाल आता है 1950 तक आता है ज्यादातर। 1750 के बाद ऐसी कौन सी घटना हुई थी जहां से आधुनिक भारत की शुरुआत मान सकते हैं? तो एक तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दो ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया। फायदा क्या पहुंचाया? दोनों के दोनों बंगाल वाले एरिया में लड़े गए और बंगाल वाले एरिया में जब लड़े गए तो वहां के जो राजा थे उनको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया है और अब वहां जो राजा बनाया अंग्रेजों ने वो उनका ही व्यक्ति था। कहने का मतलब भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस वाले एरिया पर अधिकार किया? बंगाल में। इसकी एक वजह भी थी क्योंकि बंगाल सबसे धनी प्रांत था और अंग्रेजों का फोकस बंगाल पे रहा। जैसे बंगाल पे फोकस रहा तो भारत में जो और एरियाज हैं जैसे ये वाला हो गया अंग्रेजों का। अब अंग्रेज ये चाह रहे थे कि हम पूरे के पूरे भारत में ऐसे स्थापित हो जाएं कि कोई हमारा प्रतिद्वंदी रहे नहीं। लेकिन इस वाले एरिया में जो मैसूर वाला एरिया था इस पर एक नई शक्ति उभर कर सामने आ रही थी जो अंग्रेजों को टक्कर देने वाली थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा आपने, वो इस एरिया में राज कर रहा था। अंग्रेजों ने इस मैसूर वाली ताकत को तोड़ने की सोची। ना तोड़ने की सोचे तो क्या होगा? वॉर होगा, युद्ध होगा। और ऐसी स्थिति में बंगाल को कंट्रोल में करते हुए अंग्रेजों ने मैसूर के साथ युद्ध किया। एक बार युद्ध किया, फिर संधि हो गई, फिर युद्ध खत्म हो गया, फिर थोड़े दिन बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा संधि हुई, फिर बंद हो गया। ऐसे करते करते 4 लड़ाइयां हुई और 4 लड़ाइयों में मैसूर का जो राजा था पहले हैदर अली, उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध में मारा जाता है और ये मैसूर किसका हो जाता है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का एरिया बंगाल तो था ही, अब मैसूर हो जाता है। इसी के साथ साथ ये वाला जो पूरा एरिया था ये बंबई के नाम से फेमस था पहले। आजकल इसमें 2 राज्य आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। दोनों को मिला के पहले बंबई के नाम से जानते थे। बंबई में उस समय आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, मराठाओं का शासन था। तो मराठा भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए तैयार थे और ऐसी स्थिति में इन मराठाओं को कुचलने के लिए भी अंग्रेजों ने क्या किया? इनके साथ भी लगातार वार किए। आपने नाम सुना होगा इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध। ये कौन से होंगे? आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कौन से होंगे? आंग्ल मराठा युद्ध। तो वही 2-3 युद्ध होंगे और आखिरकार मराठा भी पराजित हो जाएंगे और इस वाले एरिया पर भी किसका अधिकार हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला जो एरिया था ये पंजाब वाला एरिया था। वहां सिखों का प्रभुत्व था। सिखों की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजों ने भी लगातार उनसे साथ लड़ाइयां लड़ी और अंत में आंग्ल सिख युद्ध जब खत्म हुए तो सिखों का राज्य भी किसके अंदर चला गया? अंग्रेजों के। इस प्रकार से पूरे भारत में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य। अंग्रेजों ने भारत पर जब अधिकार किया तो उनकी पॉलिसी खुद की चलेगी। तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक तो अंग्रेज का साम्राज्य विस्तार हुआ कैसे। तो इस प्रकार से बारंबार युद्ध किए, अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद अंग्रेजों की कुछ नीतियां रही। जैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत को कब्जे में किया तो राजनीति भी उनके हिसाब से चलेगी, इकोनॉमी भी उनके हिसाब से चलेगी। राजनीति का मतलब यह है कि जो वो नीति चालू करेंगे, जैसे सहायक संधि शुरू करेंगे, डलहौजी की जो हड़प नीति है वो शुरू होगी। वो सारी की सारी नीतियां भारतीय राजाओं को हजम नहीं हुई
और फाइनली उन्हीं के विरोध में 1857 की क्रांति होती है। तो ये अंग्रेजों की कुछ नीतियां होंगी। अंग्रेजों की नीतियों के बाद एक बड़ा सा विद्रोह होता है भारत में, और उस विद्रोह का नाम हमने कल नोट किया था, 1857 का विद्रोह। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि यह सिपाहियों का विद्रोह था, इसलिए इसको सिपाही विद्रोह कहा जाए। कुछ मानते हैं कि नहीं, ये आजादी के लिए पहला संघर्ष था, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला युद्ध था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये लग गया था कि अब भारत में राज करना इजी नहीं है। ब्रिटेन की महारानी ने अनाउंसमेंट किया कि हम कंपनी को खत्म करते हैं, हम खुद शासन करेंगे भारत का। तो फिर भारत के शासन को ब्रिटेन की महारानी के नाम से चलाया जाता है, और उसमें एक नया फायदा क्या होता है कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे और जो क्रांति करने के लिए तैयार थे, उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया कि अब ये राजनीति में लगे रहे, इनका दिमाग राजनीति में चले, युद्ध में जाए नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत में क्या बनवा दी, कांग्रेस। कांग्रेस को केवल और केवल वो ये मानते थे कि हम कांग्रेस को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। उनको पता था अच्छे से कि हमारे ऊपर कांग्रेस कभी नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस में जो बुद्धिजीवी शामिल हुए भारत के, उनका प्लान कुछ और ही था। उनका सीधा प्लान यह था कि पहली मीटिंग कांग्रेस की होती है बॉम्बे में। अब कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि हम इस पार्टी को पूरे भारत में फैलाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग अधिवेशन करने होंगे, और अलग अलग जगह से अलग अलग अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे। सारे धर्मों को जोड़ना है तो सारे धर्मों के अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, जो कि हिंदू थे। दूसरा अध्यक्ष अधिवेशन होता है कहां पे, कोलकाता में। कोलकाता में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया दादाभाई नौरोजी को, जो पारसी थे। तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। मद्रास में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया बदरुद्दीन तैयब को, जो कि मुस्लिम थे। और चौथा इधर इलाहाबाद में होता है, वहां के अध्यक्ष जॉर्ज वुले को बना दिया। कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस के नेता भी ये चाह रहे थे कि हम कांग्रेस के सेशन एक जगह नहीं करेंगे, एक जगह करेंगे तो कांग्रेस को वही लोग जानेंगे। हम पूरे भारत में जगह जगह पर कांग्रेस का सेशन करेंगे और सब लोगों को कांग्रेस से जोड़ देंगे। हर साल सेशन होता था, और उस कांग्रेस, ये वाली जो कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी थी, आने वाले टाइम पे एक बड़ी सी पार्टी बनकर सामने आती है, और ये इसी की वजह से भारत आजाद होता है, क्योंकि अब पूरा भारत जान जाता है, कांग्रेस में सारा जुड़ जाता है। तो कांग्रेस का इतिहास चलता है, 1885 से शुरू हो जाता है। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में कुछ सीधे साधे टाइप के नेता होते हैं। सीधे साधे टाइप के नेताओं का मतलब यह है कि उनका भरोसा होता है कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं, जैसे अंग्रेज कहेंगे वो हमारे डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो शुरू में कांग्रेस पर जिन नेताओं का अधिकार था उन्हें हम कहेंगे नरम दल या उदारवाद। 20 साल के इतिहास में केवल ये नेता थे। इनका भरोसा, एप्लीकेशन लिखो, अंग्रेजों को दो, अंग्रेज हमारे काम को स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसे 20वीं सदी की शुरुआत होती है, कुछ नई घटनाएं दुनिया के इतिहास में घट जाती हैं, और वो बातें भारत तक आ जाती है। समय बदल रहा था, तो अब इस कांग्रेस में नए चेहरे सामने आ गए। 1905 में अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ी भूल क्या की, बंगाल का विभाजन कर दिया। इस बंगाल को तोड़ दिया। तोड़ने की वजह एक ही थी कि बंगाल इस समय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। सारे के सारे नेता बंगाल से थे, और अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर सारे के सारे लीडर बन गए तो ये फिर से विद्रोह कर देंगे। इसलिए उनकी जो पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो की, उसके तहत उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन करने का अनाउंसमेंट किया। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन करने का अनाउंसमेंट किया, तो इसी के विरोध में कांग्रेस के गुट से 3 लोग सामने आए। एक का नाम लाल, एक का नाम बाल, एक का नाम पाल। लाल, बाल, पाल, और एक का नाम है घोष, अरविंद घोष। इन सब ने मिलकर कहा कि अब नहीं चलेगा, ऐसे बहुत हो गया। और इसी बेस पर इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन था। इन्होंने अंग्रेजों को सीधी चेतावनी दी कि अगर तुमने बंगाल का विभाजन किया तो हम भी तुम्हारी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। जो भी अंग्रेजी गुड्स चल रहे थे, कोई भी अंग्रेजी, जैसे कोई दुकान थी, स्कूल थी, कॉलेज थी, कोई भी अंग्रेजी सामान है, हम उसका बहिष्कार करेंगे और उसकी जगह हम अपने सामानों को यूज करेंगे। यही आंदोलन किस नाम से फेमस हुआ, स्वदेशी बहिष्कार, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशियों का अपनाना। 1905 का यह आंदोलन इतिहास में काफी अच्छा रोल रखता है, और इसी आंदोलन की वजह से 1907 तक कांग्रेस काफी फेमस रही। लेकिन जिन नेताओं ने इसको शुरू किया था, एक समय के बाद उनमें से एक भी नेता नहीं रहा। नहीं रहने का मतलब यह है कि बाल गंगाधर तिलक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया,
लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, अरविंद घोष सन्यासी बन गए और इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। जब लीडर, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जब लीडर नहीं रहेंगे तो जनता से वो आंदोलन नहीं चल पाएगा। तो आंदोलन शुरू तो हुआ बट कैंसिल हो गया। अब भारत के लोगों में जो भरोसा था वो टूट चुका है। भारत के लोग ये चाह रहे थे कि कांग्रेस के जो 20 साल के इतिहास में जो लोग थे, हमने उनसे अपेक्षा की थी, पूरी नहीं हुई। फिर हमको ये लगा कि शायद ये जो नया पार्टी आ रही है, नए जो लोग आ रहे हैं उग्रवादी टाइप के, गरम दल वाले, शायद ये भारत को जल्दी आजाद करवा देंगे। लेकिन इनसे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जनता में आक्रोश फूट पड़ा और जनता क्या करती है, छोटे छोटे विद्रोह करना शुरू करती है। इसी को हम कहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां पहले इंडिया में शुरू होती हैं और कुछ जो भारतीय नेता थे अंग्रेजों के डर के कारण विदेशों में चले गए थे, तो वहां भी क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू करते हैं। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, इन वाले राज्यों में शुरू होती है। विदेशों में अगर बात करें हम तो जैसे लंदन, पेरिस, जर्मनी, अमेरिका, गदर आंदोलन का नाम सुना होगा आपने। ये सारे के सारे क्रांतिकारी आंदोलन है जो भारत से बाहर चल रहे हैं। 13-14 तक के इतिहास में ऐसे ही चलता रहता है। 1907 तक तो स्वदेशी आंदोलन चलता है। 1907 से लेकर 1913-14 तक जो आंदोलन चलता है भारत में, उस आंदोलन का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। जो छिटपुट घटनाएं होती है, कभी यहां हो गई, फिर 2 महीने बाद दूसरी जगह हो रही है, फिर 3 महीने बाद दूसरी जगह हो रही है। इसके बाद दुनिया के इतिहास में एक नया परिवर्तन आता है 1914 से लेकर 1918 तक, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ही भारत में एक नए महापुरुष का आगमन होता है जिसका नाम महात्मा गांधी है। जैसे महात्मा गांधी आते हैं तो भारत की राजनीति में थोड़ा परिवर्तन आता है। भारत की राजनीति में जब परिवर्तन आना शुरू होता है तो अब भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं अलग अलग चलती हैं। एक तरफ घटनाएं चलती हैं महात्मा गांधी की, एक तरफ महात्मा गांधी के अलावा अलग पार्टियों की, और एक तरफ अंग्रेजों की। कहने का सीधा मतलब ये है कि जब एम.के. गांधी इंडिया में आते हैं 1915 में 9 जनवरी के दिन, और इसी दिन हम जो अप्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाते हैं इन्हीं के आगमन की खुशी में। एक तरफ गांधी के मूवमेंट चलेंगे। 1915 में गांधी आते हैं जनवरी के महीने में। सबसे पहले इनकी मुलाकात जो इनके विश्वसनीय गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है। उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है और फाइनली 1915 से लेकर 1916 तक ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और भारत की समस्याओं को जानते हैं। वकील तो थे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। 1916 में इनको पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्पीच देने के लिए बुलाया। ये इनका भारत में पहला स्पीच था। इसके बाद ये अपने आश्रम में आते हैं, अपने गुजरात वाले राज्य में पहुंचते हैं और वहां साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाते हैं और वहीं से आंदोलन करने की शुरुआत करते हैं। इसी दौरान 1916 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है लखनऊ में, तो ये भाई साहब भी लखनऊ पहुंच जाते हैं। उसी लखनऊ के सेशन में बिहार का एक किसान रामचंद्र शुक्ल वो आता है चंपारण के किसानों की स्थिति को बताने के लिए, और गांधी बाबा अगले साल वहीं पहुंच जाते हैं 1917 में। चंपारण सत्याग्रह गांधी के जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह होता है, लेकिन ये चंपारण में ही है, छोटा है। इसके बाद जैसे चंपारण में इनको जीत मिलती है, हम पढ़ेंगे जब इतिहास को पढ़ेंगे तो एक एक चीज को पढ़ेंगे कि चंपारण में ऐसा क्या हुआ, इनको जीत मिल गई। उसके अगले साल 1918 में 2 मूवमेंट होते हैं, एक तो खेड़ा में जो कि गुजरात में है, एक अहमदाबाद ये भी गुजरात में है। खेड़ा में किसानों की प्रॉब्लम्स थी कि पिछले साल खेती नहीं हुई थी, किसान टैक्स देने से मना कर रहे थे। अहमदाबाद में जो मिल मालिक थे उस समय जो भुखमरी बढ़ रही थी, तो मजदूर कह रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, इसको लेकर लड़ाइयां थी। इन दोनों पर महात्मा गांधी कोऑपरेट करते हैं और फाइनली दोनों जगह भी महात्मा गांधी को जीत मिलती है। यानी महात्मा गांधी भी ट्रेलर दे रहे हैं और तीनों के तीनों सक्सेस हुए। एक तो मूवमेंट ये चल रहा है एम.के. गांधी की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इंडिया में और कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी, तो इंडिया में एक तो एक्टिविटीज कौन सी चल रही थी, होम रूल मूवमेंट। होम रूल आंदोलन क्या था, भारत के लोग कुछ नहीं जानते थे। भारत में 1890 के दशक में एक आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट इंडिया आती है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और वो इसलिए आती है क्योंकि उससे पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाके स्पीच देते हैं और उस शिकागो के स्पीच से पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति फैलती है और ये लगा जाता है कि इंडिया में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ लोग
वहां से इंडिया की तरफ रवाना होते हैं कि हम भी हमारे धर्म का प्रचार करेंगे। ऐसे देश में जहाँ बहुत बड़े विद्वान रहते हो तो शायद हमें कुछ सीखने को मिलेगा। एनी बेसेंट जब भारत में आती है, एनी बेसेंट है आयरलैंड की, और ब्रिटेन और आयरलैंड में क्या फर्क है कि आयरलैंड यहाँ है और ब्रिटेन यहाँ है। ब्रिटेन ने आयरलैंड के लोगों को स्वतंत्रता दे रखी थी कि तुम अपने राज्य को चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो राजा रहेगा वो ब्रिटेन रहेगा, मतलब उनका राज दे रखा था। इसीलिए उनको क्या कहा गया, होम रूल, कि तुम तुम्हारे घर का शासन चला सकते हो लेकिन नाम तो राजा का रहेगा। जब ये आयरलैंड में चल रहा था और एनी बेसेंट भी वहीं की थी, तो एनी बेसेंट ने सीधा यहाँ के भारत के लोगों के साथ उनकी अच्छी तारतम्य में बैठ गई। अब वो एक अच्छी समाज सुधारक, धार्मिक तो थी, उसके साथ साथ राजनीति में भी काफी अच्छा योगदान हो गया था उनका। होम रूल की शुरुआत वो करती है इस उद्देश्य से कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने आयरलैंड के लोगों को अधिकार दे रखा था, ठीक वही अधिकार अंग्रेज भारत के लोगों को दे। और भारत में एक नया आंदोलन चलता है, कौन सा, होम रूल। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो ये आंदोलन चल ही रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि एक तो जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक आंदोलन चलाते हैं, लेकिन एक केस के सिलसिले में उनको भारत से बाहर जाना पड़ जाता है, तो उनके जो जोश वाले स्टूडेंट थे वो अब जोश ठंडा हो जाता है। एनी बेसेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये होम रूल आंदोलन 1916 से चलता है और 1919 तक आते आते ठंडा पड़ जाता है। 1919 में अब हम थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ब्रिटिश मूवमेंट को, कि अंग्रेजों के जो कुछ मूवमेंट थे वो किस प्रकार से थे। 1909 में अंग्रेज क्या करते हैं, फूट डालो राजनीति की शुरुआत करते हैं और मुसलमानों को पृथक आरक्षण की शुरुआत दे देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 में एक एक्ट आता है, मॉर्ले मिंटो एक्ट। उस एक्ट के तहत अंग्रेज क्या करते हैं, मुसलमानों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि हिंदू नहीं, अंग्रेज तुम्हारे सहयोगी है। इसके बाद 1911 में क्या करते हैं कि जो बंगाल का विभाजन किया था, 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं। इसके बाद सीधा 1917-18 में या 19 में, क्योंकि इस समय जो क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी, अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अगर खत्म नहीं किया तो ये हमारे लिए एक नुकसान साबित होगा। तो इसी बेस पर 1919 में एक बिल लाते हैं, उस बिल का नाम होता है रॉलेट एक्ट। इसको लागू कर देते हैं। टारगेट केवल इतना होता है कि रॉलेट एक्ट में जितने भी सकी टाइप के क्रांतिकारी लोग हैं इंडिया में, उनको पकड़ो और जेल में डालो, कोई एफआईआर नहीं, पड़े जेल में पड़े रहने दो उनको। इसी एक्ट के तहत अमृतसर के दो नेता सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन दोनों को पकड़ के पुलिस ले जाती है। उन्हीं के विरोध में वैसाखी के दिन, जो पंजाबियों का त्योहार है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं। जलियांवाला बाग में जब लोग एकत्रित होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे नेता को क्यों पकड़ के लेगी पुलिस। शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर आया और उसने उस भीड़ पर गोली चला दी, बहुत सारे लोग मारे गए। ये घटना जब गांधी ने सुनी तो गांधी ने कहा ये तो बहुत गलत चल रहा है। इससे पहले गांधी अंग्रेजों का थोड़ा थोड़ा समर्थन कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, इसलिए उनको एक उपाधि मिली थी केसर-ए-हिंद की। लेकिन अब गांधी का भरोसा थोड़ा सा खत्म हो गया था और 1919 में गांधी ने इसी घटना की वजह से, इसी घटना के बाद, क्योंकि गांधी ने कहा जांच करो, जांच प्रॉपर हुई नहीं, गांधी को गुस्सा आया और महात्मा गांधी ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की कि आज के बाद हम भी अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और उसी बेस पर इन्होंने 1919 में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू किया, यही वो दौर था जब तुर्की यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य को तोड़ दिया था। तुर्की साम्राज्य में मुसलमानों का सबसे जो बड़ा धार्मिक गुरु था जिसका नाम खलीफा था, उस खलीफा की शक्ति को तोड़ दिया और जो धार्मिक मसला था वो हिंदुस्तान तक आ पहुंचा था। देखो कितनी अच्छी बड़ी बात है कि तुर्की में मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं अंग्रेज और भारत में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत के सपोर्टर में हमारे मुसलमान रहे। लेकिन मामला धर्म का था। जब तुर्की को अंग्रेजों ने तोड़ा तो भारत के कुछ जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने कहा ये तो गलत कर रहे हैं। उसी बेस पे इन्होंने उसी खलीफा के बेस पर जो आंदोलन चलाया उसी का नाम था खिलाफत आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन चला तो एम के गांधी को लगा कि हिंदू मुस्लिम थोड़े दूर हो गए थे,
अब उनको दोबारा मैं मिला दूँ। और 1919 में ही जो खिलाफत आंदोलन था, महात्मा गांधी क्या करते हैं, उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और खिलाफत और असहयोग दोनों को मिला के चलाते हैं। इसमें किन लोगों को ऐड कर दिया जाता है, होम रूल के व्यक्तियों को। तो आंदोलन होम रूल वाला कहां शिफ्ट हो गया, असहयोग और खिलाफत बराबर चल रहे होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा आंदोलन ऐसा है कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता को पता नहीं था कि गांधी के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। और फाइनली चोरा चोरी कांड हो जाता है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी अपने आंदोलन को बंद कर देते हैं। इसके बाद गांधी जेल में और भारत में नई राजनीतिक पार्टियां शुरू होती है। यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद आगे क्या होता है, इसको हम कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ के पढ़ेंगे। और उसमें वही 3 तरह की घटनाएं कि एक तरफ अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, एक तरफ भारत में क्या चल रहा होता है, और महात्मा गांधी का क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय घटनाएं कि भारत में कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिश गतिविधियां, और तीसरी तरफ महात्मा गांधी के आंदोलन। यानी महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं इस समय। तो देखिए 1922 चोरा चोरी कांड। महात्मा गांधी फेमस थे, चंपारण से पहले भी फेमस थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक बड़ी लड़ाई लड़के आए थे लगभग 1894 से लेकर 1914 तक, और आखिरकार वहां जीत गए थे। तो गांधी की बहुत अच्छी रेपुटेशन इंडिया में थी। 1922 में गांधी की जितनी पॉपुलरिटी थी, जैसे इन्होंने अपने आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया तो भारत के नेताओं में इसकी नेगेटिविटी फैल गई और कमेंट किया कि बापू अभी तो जोश आया लोगों में, चोरा चोरी कांड किया है, आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी के जो सिद्धांत थे वो सत्य और अहिंसा पे डिपेंडेंट थे, लोगों को हजम नहीं हुआ। और 1922 में चोरा चोरी कांड की वजह से जब असहयोग आंदोलन को बंद किया गया तो अब गांधी की लोकप्रियता डाउन हो गई। पहले फेमस थे, अब डाउन हो गए। इसका सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेज क्या करते हैं, महात्मा गांधी को पकड़ के 6 साल के लिए जेल में, बापू जेल में। अब महात्मा गांधी जेल में जाएंगे तो आपको क्या लगता है, भारतीय राजनीति बंद हो जाएगी, चलेगी। तो भारतीय राजनीति में 2 नए चेहरे आते हैं। वो क्या करते हैं, इसी साल 1922-23 में एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम क्या है, स्वराज पार्टी। देखिए बड़ी मजे की बात यह है कि स्वराज एक समय में केवल स्वराज नाम चल रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, केवल डिमांड कर रहे थे, अब पार्टी बन गई। इसके बाद आने वाले 15-20 साल बाद ये टाइम आएगा कि हम स्वराज की डिमांड कर देंगे और हमको स्वराज देना ही पड़ेगा अंग्रेजों को। इसी बेस पे फिर क्या होगा, भारत आजाद हो जाएगा, क्योंकि अभी स्वराज है, इसके 7-8 साल बाद पूर्ण स्वराज भी आएगा। इसकी डिमांड लाहौर के सेशन में होगी, अभी समझेंगे इसको। तो स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी का एक सबसे बड़ा मंतव्य क्या होता है कि ये कहते हैं कि अंग्रेजों के साथ काम करें और फिर हम वहां से आंदोलन चलाएं। अलग चला के देखिए, सक्सेस नहीं हो रहा था। तो अब असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे, विधानसभाओं के इलेक्शन चल रहे थे, तो स्वराज पार्टी ने क्या किया कि अपने नेताओं को कहां इलेक्शन में जितवा दिया, असेंबली इलेक्शन। और सबसे बड़ी विजय क्या हुई कि 1925 में विधानसभा का अध्यक्ष बनवा दिया एक भारतीय व्यक्ति को जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल। अचंभे की बात है, उस समय जब भारत का आजाद होने का कोई सिलसिला नहीं था, फिर भी विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, क्योंकि विधानसभा में ज्यादातर कौन थे, भारतीय थे, सक्सेस अच्छे तरीके से मिल गई। स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी अपना काम चला रही है। इसी समय 1-2 साल बाद 1924 के आसपास भारत में एक नई पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, यानी भारतीय समाजवादी पार्टी बनती है। समाजवादी पार्टी जैसे बनती है, एम.एन. रॉय इसके संस्थापक थे। तो इस समय समाजवाद के जो विचार थे, जो रूस में चल रहे थे, क्योंकि 1917 में रूस की क्रांति हो गई थी और रूस में जो भाईचारे वाली भावना थी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली भावना थी, वो हिंदुस्तान तक आ गई है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान दें, मतलब समाज के लिए बताएं। समाजवादी पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर भारत में कुछ नए लीडर सामने आते हैं, जिनमें आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह
इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामप्रसाद बिस्मिल, इस टाइप के लोग अब समाजवादी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसी समय जब ये पार्टी की स्थापना हुई, इसी दौर में अंग्रेज क्या करते हैं, भारत के शासन को अच्छा बनाने की सोचते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम कुछ एक गिफ्ट दें, यानी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बोलते हैं इसको, कि गाजर फेंको और जैसे गाजर फेंकने लगे फिर डंडे से मारो इनको। इस प्रकार से जैसे कोई भी पशु है और हमको लगता है कि इससे बदला लेना है तो पहले उसके रोटे टुकड़ा देंगे और मौका देख के ठोक देंगे उसको। तो अंग्रेज भी यही करते थे। अंग्रेज क्या करते थे कि कैरेट किसको देते थे, कांग्रेस के नरम दल वालों को, क्योंकि वो समर्थक थे। जैसे इनको पकड़ाया इसके बहाने से दूसरों को ठोक लेते थे। ये वाली पॉलिसी चल रही थी। 1927 में ब्रिटेन में एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। सबसे बड़ी मजे की बात क्या थी कि साइमन कमीशन में 7 लोग थे और 7 के साथ अंग्रेज थे। बस गुस्से का सबसे बड़ा कारण ये था। 7 के साथ अंग्रेज अपॉइंट हो गए, इंडिया आ रहे और 1928 में ये भारत पहुंचते हैं। जैसे भारत पहुंचते, भारत के लोगों को लगा पता कि कुछ आ रहा है उधर से, तो पता किया कि कौन आ रहे हैं, सारे गोरे आ रहे हैं। तो कहा कि जब तुम एक भारतीय को नहीं रख सकते तो क्या भारत को आजाद कराओगे, भारत की प्रॉब्लम्स को कैसे समझ पाओगे। और इसी बीच पर साइमन कमीशन का विरोध होने लगा। लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा आपने। काले झंडे उठाए, गो बैक, कि जाओ यहां से, भगो यहां से। उसी दौर में जो लाला लाजपत राय, जो कि एक टाइम पर स्वदेशी आंदोलन के मुख्य लीडर थे, अब थोड़ी एज हो गई है उनकी। लाला लाजपत राय क्या करते हैं, आगे झंडा लेके चलते हैं, उनके पीछे बहुत सारी जो उनकी समर्थक लोग चलते हैं। इसी समय पुलिस क्या करती है, उन प्रदर्शनकारियों को डंडे मार के भगाती है। और संयोग क्या होता है कि लाला लाजपत राय के भी सिर पर डंडा पड़ जाता है और तबीयत खराब, लाला जी टपक जाते हैं। लाला जी की डेथ, जैसे ही लाला जी की डेथ हुई, यानी जब पुलिस लाहौर का एसपी सॉन्डर्स लाला लाजपत राय को डंडा लेके मार रहा था, इसी दृश्य को कौन देख रहा था, भगत सिंह। भगत सिंह उस समय युवा था। बड़ी मजे की बात क्या है कि भगत सिंह का जो चाचा था अजीत सिंह, उसका एक दोस्त था, लेकिन भगत सिंह बचा नहीं पाया क्योंकि जाए तो खुद भी ढुके। और उसी समय भगत सिंह का एक स्टेटमेंट था कि उसको देखकर, अब जो तेरा खून ने खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम नहीं आए बेकार तेरी जवानी। बस फिर मूड बन गया। फिर क्या करेंगे, वही लाहौर में एसपी की हत्या कर देंगे। अब ये जो चलेगा ना, क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, ये आतंकवादी आंदोलन है, पूरा का पूरा आतंक। जिधर भी अंग्रेज अधिकार दिखे बॉम्ब से उड़ा दो। और आपने नाम भी सुना होगा, असेंबली बॉम्ब फेंक दिया। ये वाले मूवमेंट चल रहे हैं। यानी भारतीय घटनाओं में एक नई घटना की ओर शुरुआत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी आतंकवाद। जब हम इतिहास के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्रांतिकारी अब आतंकवादी गतिविधियां करने शुरू कर देते हैं। ठीक। और इस क्रांतिकारी गतिविधियों में जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जिसमें एक तो रामप्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा आपने, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा, भगत सिंह का नाम सुना होगा, ये सारे के सारे थे। इनमें से सबसे अच्छे जो पढ़े लिखे थे उनका नाम सुभाष चंद्र बोस था। उन्होंने उस समय क्या किया, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर। वो चाह रहे थे कि मैं अलग सिस्टम से काम करूं। फिर कांग्रेस के साथ जुड़े, फिर अनबन हुई। उसके बाद आने वाले टाइम पे वो क्या करते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम आप नाम सुनोगे, आजाद हिंद फौज का आएगा वो आने वाले टाइम में। तो इस प्रकार से भारतीय घटनाएं ये पैरेलल चलती हैं। स्वराज पार्टी बनती है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनती है और क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू होता है। क्रांतिकारी आतंकवाद जब शुरू होता है, इसी बेस पर 1928 में एक नई घटना और घटती है भारत में कि जब साइमन कमीशन को हमने भगा दिया था, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है तुम्हारे लिए। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत के लोगों का संविधान बना दे। और उसी की जिद पर मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान उस समय बना दिया था 1928 में, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भारतीय घटनाओं में अगली घटना का क्या आ जाएगी हमारे सामने, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट बनाते हैं। बड़ी मजे की बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का पहले का ढांचा है। यानी भारत में सबसे पहले संविधान किसने बनाया, नेहरू ने। ठीक। अब देखो क्या हुआ, नेहरू जी ने रिपोर्ट बना के पेश कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना सेटिस्फाई थे।
जिन्ना ने क्या होगा, ऐसे थोड़ी होगा, हम अलग रिपोर्ट बनाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, 14 पॉइंट में अपने एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं, जिसको जिन्ना फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। जिन्ना फॉर्मूला, और वो भी कितने बिंदु का, 74 बिंदु। ये जिन्ना ने रिपोर्ट फॉर्मूला पेश कर दिया। अब सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि 1929 में, इसके अगले साल 28 की बात ये है, 29 कांग्रेस का सेशन लाहौर में होता है, और लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी कौन है, मोतीलाल नेहरू के पुत्र हैं। युवा अध्यक्ष बनता है। युवा अध्यक्ष बनता है तो उस समय पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। पूर्ण स्वराज की जब डिमांड करते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो अल्टीमेट देते हैं कि यदि आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, क्योंकि महात्मा गांधी भी इस समय एक रिपोर्ट अंग्रेजों के सामने पेश कर देते हैं, जिसको गांधी के 10 फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, यानी गांधी का 10 बिंदु फॉर्मूला, 10 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ गांधी। गांधी ने अल्टीमेट दिया कि अगर मेरी बात को 4 सप्ताह में नहीं माना, 1 महीने में नहीं माना, तो मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा। 26 जनवरी 1930 को, 1929 में तो आंदोलन लाहौर में सेशन हुआ, 1930 को भारत में पहली बार इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। अल्टीमेट दिया। संयोग ये था कि 26 जनवरी को संडे था, और उसी संडे को अल्टीमेट खत्म हो रहा था, 1 महीना पूरा हो गया। उसी दिन लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा गाड़ा और राष्ट्रगान बोल दिया, यानी भारत आजाद। 26 जनवरी से ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, हर साल मनाते थे, लेकिन संयोग क्या हुआ, भारत अगस्त में आजाद हो गया। तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी की जगह 15 अगस्त को शिफ्ट करना पड़ा, और वही 26 जनवरी को जब हमने संविधान लागू किया तो उसको गणतंत्र दिवस में कन्वर्ट किया। बात स्पष्ट यहां तक। तो एक तरफ ये वाले इवेंट्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ देखो ब्रिटिश एक्टिविटीज क्या चल रही है। 1929 में जब पूर्ण स्वराज की डिमांड हो जाती है भारत में, तो अंग्रेज क्या करते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। नया करने की सोचते हैं तो अगले साल ये क्या करते हैं, 1930 में लंदन में कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1930, 1931 और 1932। 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह क्या थी कि 1930 को कांग्रेस का अल्टीमेट खत्म हो गया था, और 1930 को ही महात्मा गांधी ने मार्च के महीने में एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, 7 डेज ऑब्डिएंट मूवमेंट, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं। ये तो नाम सुना होगा आपने, दांडी मार्च का, कि साबरमती आश्रम से वो यात्रा करते हैं दांडी तक की, लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा होती है। 72 के आसपास उनके अनुयायी होते हैं, 78 के आसपास, और वहां जाके वो नमक बनाते हैं, और नमक बनाने के बाद कहते हैं कि आज के बाद नमक पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर वो पूरे के पूरे भारत के नेताओं से आग्रह करते हैं कि जितना पॉसिबल हो आप जाके नमक बनाइए, जहां नमक बनाने की फैसिलिटी नहीं है टैक्स देना बंद कर दो। गांधी के स्पीच से सारे लोग एक्टिवेट हो गए। इस प्रकार से एक नया आंदोलन चलता है, जिसका नाम क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या दांडी मार्च कह लो। दांडी गांधी का आंदोलन है, सविनय अवज्ञा में सब जगह पे आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। ऐसे युग में तो घटना घट गई, इसमें घटना नहीं घट गई। अंग्रेज इसी बात से दुखी है कि कब हिंसा हो और कब ठोके इनको, पर इस बार ये वेल सेटल्ड चल रहा है। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कैरेट स्टिक पॉलिसी। 1930 में लंदन में सम्मेलन बुलाया, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, क्योंकि सारे के सारे गांधी के साथ। 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता होता है। समझौता क्यों होता है, इसकी वजह समझिए। पहले हम चाहते थे अंग्रेजों से समझौता करने के लिए, अब अंग्रेज चाहते हैं हमसे समझौता करने के लिए, क्योंकि सब सक्सेस कर रहा आंदोलन। तो 1931 में जो वायसराय इरविन था, वो महात्मा गांधी के साथ मीटिंग करता है, गांधी नहीं करेंगे, और फाइनली 1931 में समझौता होता है। और उस समझौते में केवल और केवल गांधी को मनाया जाता है कि भाई साहब लंदन पहुंचो, आपकी जरूरत है। 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से एक ही व्यक्ति जाता है, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वही बात बनती नहीं है, गांधी वहां उसको छोड़ के आ जाते हैं। एक व्यक्ति यहां से लंदन जाता है, वापस आता है, तो जो आंदोलन चल रहा था ना, उसमें अब थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाता है। और 1932 में
जैसे अंग्रेजों को लगा कि बात बनने वाली है नहीं, तो अब वो क्या करते हैं, हिंदू जो रिलीजन था, सनातन जो रिलीजन था, उसी में फूट डालने की सोचते हैं। फूट डालने की क्या सोचते हैं कि उनको इस बात का पता लगा कि मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों अलग अलग वर्ण व्यवस्था से हैं, दोनों में बनती नहीं है विचारों को लेकर। क्योंकि महात्मा गांधी कौन थे, जनरल कैटेगरी में आते थे, और भीमराव अंबेडकर एससी कैटेगरी में आते थे, दोनों के विचार मिलते नहीं थे। इसी बीच पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी। पहले मुसलमानों को आरक्षण दिए और अब किसको दे रहे, दलितों को आरक्षण। और इसी बेस पर उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया जिसका नाम था कम्युनल अवार्ड। और कम्युनल अवार्ड में यह प्रावधान किया गया कि हम दलितों को आरक्षण देंगे। जैसे ये बात उठी तो भारत के जितने भी दलित थे सारे के सारे एक्टिवेट हो गए कि अंग्रेज तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लीडर बना दिया कि भाई तू लड़ेगा वैसे, हम तेरे पीछे। ये हिंदुस्तान में चल रहा है। महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया था क्योंकि दांडी आंदोलन चला रहे थे। बेल पे तो छोड़े थे उनको कि लंदन जाके आओ, फिर वापस पूना की जेल में डाल दिया। गांधी को पता लगा कि ये तो गलत चल रहा है, और फिर गांधी ने पूना की जेल से ही 1932 में एक अनशन शुरू किया जिसका नाम आमरण अनशन था। आमरण अनशन किस बेस पे कर रहे थे, इस बेस पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना की जेल में पहुंचे और गांधी के साथ मीटिंग की, और 1932 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसका किस नाम से जाना गया, पूना समझौता। पूना समझौते में फिर क्या होता है कि दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, और गांधी जी अब जो निम्न तबके के लोग थे उनको एक नई उपाधि से सम्मानित करते हैं, नई उपाधि से जाने जाते हैं जिनका नाम हरिजन था। गांधी जी को लग जाता है कि अब मुझे पुराने विचारों को थोड़ा त्यागना चाहिए, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी का जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो टूट चुका था, और अब महात्मा गांधी 1934 से हरिजनों के उत्थान के लिए काम करने लग जाते हैं। इधर की तरफ भारतीय घटनाएं इस समय कुछ घटती नहीं है, नई घटनाएं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फिर से वही कैरेटिस्टिक पॉलिसी का यूज करते हैं कि चलो कुछ इनको और थोड़ा सा मिठाई का काम करवा देते हैं। और 1935 में वो एक भारतीय शासन अधिनियम बना के एक रिपोर्ट भारत में भेज देते हैं कि अब भारत में ये चेंज करेंगे। इसे कहते हैं भारतीय शासन अधिनियम। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो इसी भारतीय शासन अधिनियम में से आधे से ज्यादा चीजों को यूं का यूं शामिल कर लिया गया, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे प्रावधान थे। 1935 तक ये चल रहा था। इसके बाद 1937 में एक नया इवेंट क्या होता है कि चुनाव होता है, वही विधानसभा का चुनाव। और इस बार कांग्रेस इतनी फेमस हो जाती है कि विधानसभा में उस समय जो पूरा का पूरा ऑल इंडिया का इलेक्शन चलता है उसमें लगभग 6 स्टेट में अपनी सीट ले आती है। फेमस हो गए। 6 राज्यों में जब कांग्रेस को सीट मिल जाती है, 6, और बाकी जो स्टेट थे उस समय 11-12 स्टेट थे पूरे, बाकी स्टेट में भी कांग्रेस का लगभग बहुमत था। तो अब कांग्रेस क्या करती है, अपने मंत्री बना लेती है, अपने मंत्रिमंडल बना लेती है। यहां तक राजनीति ठीक चल रही थी। लेकिन इसके बाद आगे क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जिनकी वजह से विश्व के इतिहास में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लड़ रहे थे पश्चिमी दुनिया के लोग लड़ रहे थे, पश्चिमी देश लड़ रहे थे, और 1939 से लेकर 1945 तक वो विश्व युद्ध चलता रहा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। अब देखो बड़ी मजे की बात क्या थी कि 1937 में कांग्रेस को इलेक्शन में बहुत अच्छी जीत मिली, चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपने मंत्री बना लिए, सरकार बना ली, और सरकार धड़ल्ले से काम कर रही है। 2 साल तक बहुत अच्छे काम किया। लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तो लड़ रहे थे मित्र राष्ट्र, एक लड़ रहे थे ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र मतलब जैसे ब्रिटेन का मित्र कौन, अमेरिका, तो अमेरिका किसका साथ देगा, ब्रिटेन का। जर्मनी का दोस्त कौन, जापान, तो जर्मनी किसके साथ लड़ रहा, जापान के साथ। ऐसे चल रहा था, यू इधर से वॉर चल रहा था। इसी बेस पर अंग्रेजों ने एक घोषणा की कि भारत जो है किसके खिलाफ लड़ेगा, जर्मनी के खिलाफ, और वो हमारे साथ है। भारत के नेताओं से कुछ नहीं पूछा,
तो भारत के मंत्रियों ने कहा कि भाई मंत्री हम हैं, विधानसभा में बैठे हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे, कम से कम डिस्कशन तो कर लेते हैं। इसी बेस पर कांग्रेस के जो नेताओं को थोड़ा बुरा लगा और कांग्रेस ने 1939 सितंबर के महीने में क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के नेताओं की सख्त जरूरत थी अंग्रेजों को। भारत के लोगों को लड़ने के लिए लोग चाहिए और वो इंडिया में थे। इसी बेस पे क्या हुआ, जब त्यागपत्र दिया तो अब अंग्रेजों को क्या चाहिए, भारतीय लोग चाहिए। ब्रिटेन अमेरिका का दबाव था कि भाई तुम भारतीय नेताओं से मीटिंग करो और कैसे कैसे इनको अपने में लाओ। 1940 में अंग्रेज क्या करते हैं, एक ऑफर निकालते हैं अगस्त के महीने में, जिसको अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि भारत के लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन भारत के लोगों ने अब ठान लिया है कि जब तक तुम हमारा संविधान नहीं बनाओगे हम तुम्हारा साथ देंगे नहीं। ये इवेंट यहां चल रहा है। इसी बेस पर 1940 में ही भारत में कांग्रेस जो है वो एक नया आंदोलन चलाती है। और नया आंदोलन कौन सा था, जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। यानी पहले सत्याग्रह करने वाला एक ही व्यक्ति है, गांधी। अब और स्टार्ट हो गए। महात्मा गांधी को काम सौंपा कि जिस प्रकार से आप सत्य के प्रति अड़िग रहते हैं उसी प्रकार से आप इन लोगों में से सेलेक्ट करो। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सबसे पहले विनोबा भावे को पकड़ा और उसको सत्याग्रह बना दिया। सत्याग्रह का मतलब यह था कि भारत के सारे लोगों को एकत्रित करके नेता भाषण देगा, नेता स्पीच देगा, पुलिस आएगी तो ना तो नेता भगेगा ना जनता भगेगी और चुपचाप अरेस्ट होकर जेल में चले जाएंगे। तो इसको जेल भरो आंदोलन भी कहता है कि शांति प्रिय भरते रहो। इसकी फोटो पूरे विश्व के इतिहास में जा रही थी कि देखो भारत के लोग कितने शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। तो अंग्रेजों की नेगेटिविटी और भारत के लोगों की पॉजिटिविटी। व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, पहले विनोबा भावे को बनाया, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया, तीसरा ब्रह्मदत्त को बनाया और करते करते लगभग 50,000 सत्याग्रह बना दिए। 50,000। जो ये उनका काम यही था, 10 लोगों को इकट्ठा किया, स्पीच दिया और खड़े रहे। पुलिस आई, पकड़ के ले गए, चलो अस्सी गुस्सी में जा रहे हैं। इसी समय जो अभी तक मुस्लिम लीग के लोग थे वो अभी अलग अलग मिलकर काम कर रहे थे, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान की डिमांड कर देते हैं कि अब हमको अलग देश चाहिए। और वो कौन सा हो, पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब पंजाब वाले एरिया को मिलाकर, बलूचिस्तान वाले एरिया को मिलाकर, सिंध वाले एरिया को मिलाकर, ये उन्हीं शब्दों से मिला, पाकिस्तान। लगभग 3-4 स्टेटों से मिला के ये नाम बना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डिमांड अब खुलेआम होने लगी है। जब पाकिस्तान की डिमांड स्टार्ट हुई, इसी समय अंग्रेज क्या करते हैं, फिर से एक नया मिशन बना के भारत में भेजते हैं 1942 में, जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। ये नाम सुना होगा आपने क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन क्या करता है, भारत में संविधान बनाने की मांग को लेकर आता है, लेकिन पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाता है। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी एक आंदोलन शुरू करते हैं और उस आंदोलन का नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात क्यों थी, इसकी वजह यह थी कि जैसे जर्मनी के खिलाफ भारत को लड़ने की बात अंग्रेजों ने उठाई, तो जर्मनी का जो दोस्त था जापान, वो भारत की तरफ आ रहा था कि अच्छा तुम लड़ोगे हमारे दोस्त के खिलाफ, वो इधर आ रहे हैं, दुश्मन हमारे बॉर्डर पे था। अब महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये मारे जाएंगे, जापानी जो बॉम्ब फोड़ेंगे वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, ब्रिटेन के लोगों के लिए फोड़ेंगे। लेकिन उसमें लिखा थोड़ी है कौन मरेगा, हमको वैसे नुकसान है। ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका से अपने सैनिकों दोस्त को बुला लिया, यहाँ अमेरिका की सेना हो गई और उसी समय महात्मा गांधी ने आंदोलन चला दिया। तो जो सेना आई थी ना युद्ध करने के लिए, वो सेना का पूरा फायदा मिला और भारत छोड़ो आंदोलन को दबा दिया। इसी समय महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन चला। 8 तारीख को 9 को सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपने ब्रिटिशर्स ने। अब दरअसल भारत के लोगों की आशा खत्म हो गई कि भारत आजाद नहीं हो सकता। लेकिन कुछ समय बाद 1943 के आसपास शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है और वायसराय जो वेवेल है वो एक योजना पेश करते हैं भारत के लोगों को। तो इसको वेवेल योजना के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें भी कोई खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली और अब भारत के लोग थोड़े से नर्वस हो गए थे कि भारत आजाद नहीं होने वाला है।
और इसी बीच में क्या होता है, पाकिस्तान में जो सरकार चल रही थी वो टूट जाती है। पाकिस्तान में नई सरकार बनती है, नई सरकार के जो प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेट एटली, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत को आजाद करेंगे। और भारत को आजाद करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वहां से 3 लोगों को इंडिया भेजते हैं कि जाओ भारत की समस्या को समझ के आओ और उसका सॉल्यूशन करो। तो ब्रिटेन की तरफ से इंडिया के लिए एक गुड प्रपोजल आता है और वो उसकी शुरुआत कब होती है, 1946 में, और जिसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट का जब मिशन आया इंडिया में, 3 लोग आए, इन्होंने भारत के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और समझने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भारत में संविधान बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं और भारत में संविधान बनाने की जो एक्टिविटीज थी उनकी शुरुआत कर देते हैं। लेकिन भारत में तो समस्या दूसरी और थी, पाकिस्तान भी टूटना चाहता था। कैबिनेट मिशन कह रहा था नहीं तोड़ेंगे नहीं, सबके लिए संविधान बनाएंगे। लेकिन जब स्थिति ज्यादा प्रतिकूल हुई तो फाइनली में कांग्रेस सहमत हो गई कि ठीक है पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, और इसी बेस पर 1947 में भारत आजाद हो जाता है और इस प्रकार से भारत को आजादी मिल जाती है 1947 में। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो सारी की सारी ये घटनाएं हैं वो एक दूसरे से लिंक है, अलग नहीं है। अगर अलग अलग करके पढ़ोगे तो ये सारी घटनाओं का क्रम बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। समझना हमको ऐसे ही है, जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे तो हम एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे कि ऐसा इसमें क्या कमियां थी, इसकी वजह से अगला स्टेप क्यों लेना पड़ा, उसकी वजह से फिर अगला प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई। तो एक तरफ भारतीय घटनाओं को रखेंगे, साथ ही साथ ब्रिटिश एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और साथ ही साथ महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन को पढ़ेंगे। तो सारे राजनीति मिक्स होती चलेगी, तो आपको ईयर वाइज घटनाएं याद रहेंगी। इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट घटनाएं याद होनी चाहिए। अगर घटनाएं आपको पॉइंट टू पॉइंट याद है तो सन भी आपको आराम से याद हो जाएगी। मध्यकालीन भारत में एक साल में कोई युद्ध हुआ तो 10 साल बाद दूसरा हो रहा है, आराम से याद हो जाता था। इसमें 1940 में ही 2-3 आंदोलन हो जाएंगे, जैसे इधर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, इधर 1940 में अगस्त ऑफर आ रहा है, उधर 1941-42 के आसपास आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही है। 40 में हो रहा है सब कुछ। 1946 में कैबिनेट मिशन आ रहा है, अंतरिम सरकार बन रही है, संविधान का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं आज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन पे घटना के ईयर से नहीं मंथ से पूछा जाएगा कि जैसे अंतरिम सरकार गठन कब हुआ, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, मार्च 1946, साल एक ही, महीने चेंज कर दिए। तो ये घटनाएं तब याद होंगी जब आपको पता होगा कि इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, वरना ये सारी घटनाएं मिक्स हो जाती हैं और एग्जाम में जो एग्जाम फोबिया होता है, प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये तो क्लियर पता लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे तरीका क्या है, घटनाओं को क्रमबद्ध याद करते हैं। ठीक है, तो ये इसको उतार लो अब थोड़ा सा, और कल की क्लास में हम फिर अगले वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।